नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद से अचानक पूरी राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। अब क्या होगा, कैसे गढ़ी जाएगी 2024 में अपनी गाथा, कैसे पाई जाएगी अब सत्ता। 2014 के बाद से राजनीति में जो पावर पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट पॉलिटिक्स चल रही थी, अब उस पर लगाम लगने का दौर आता दिख रहा है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं इस बात की कि अब समाज और अधिक बट जाएगा, जिसका फायदा राजनीतिक लोग और उठाएंगे। सबसे बड़ी चिंता बुद्धिजीवियों की यह भी है कि गरीबों का यानी आम आदमियों का कुछ नहीं बदलेगा। जैसे वो पहले पिसते रहे हैं, अब और अधिक पिसेंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रत्यक्ष तौर पर बताने का प्रयास किया कि सबसे बड़ी जाति गरीबी है। अचानक भाषण में आए इस बदलाव से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले मोदी जी के इस भाषण को सुनिए। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मोदी जी ने आज अपने भाषण में ये बताने का प्रयास किया कि जिस गरीब की संख्या सबसे ज्यादा है, हम उसके हितैषी हैं, हम उसके हित के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह गरीब अब संख्या बल में सबसे ज्यादा है। अब सिर्फ ओबीसी बने रहने से काम चलने वाला नहीं है, ऐसे शायद सवाल उनके मन में गूंज रहे हैं, जिस कारण से अब उनको रुख करना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है ओबीसी अगड़े पिछड़े की ना से हटकर सिर्फ अमीर और गरीबी की। तो वहीं सोशल मीडिया पर दो तरह के सवाल भी नजर आ रहे हैं। बिहार में आई जनगणना के आंकड़े के बाद जनरल लोगों की संख्या अल्पसंख्यक की तरफ है, यानी मांग उठने लगी है धीरे धीरे से कि वहां पर अब अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि संख्या बल के हिसाब में उनकी उस राज्य में संख्या बहुत कम है। तो वहीं दूसरा सवाल उठ रहा है, मोदी खुद ओबीसी हैं, फिर वह अप्रत्यक्ष रूप से इलाइट व्यवसायी वर्गों की ओर झुकाव क्यों ले रहे हैं। जातीय जनगणना से बदलती राजनीति और मोदी जी के बयान कि गरीब सबसे बड़ी जाति है का, और सोशल मीडिया पर उठते हुए सवालों के जवाब के लिए सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर इंदिरा से फोन पर वार्ता की, उनसे समझने का प्रयास किया कि ये जो जातीय जनगणना के आंकड़े के बाद जो राजनीति बदल रही है उसका क्या रिजल्ट होगा। साथ ही कि आखिर मोदी जी को क्यों अब ओबीसी से हटकर गरीब जाति बतानी पड़ रही है लोगों की, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, हम उनके हितैषी हैं, आखिर क्यों बताना पड़ रहा है। तो वहीं जो विपक्ष है वो जाति जनगणना से किस तरह से फायदा लेने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे में जो आम आदमी है, जो पिछड़ा है, जो एससी एसटी है, या यूं कहें जो गरीब है, उसका हित इससे क्या होने वाला है। सुनिए वार्ता को। मैम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार में जातीय जनगणना की गई उसको लेकर जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन शुरू हुआ, उसको लेकर एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया रैली में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो जाति है, जिसका जितनी जाति ज्यादा संख्या है उसको उतना हक है। अच्छा, मतलब कि एक तरह से ये लोकतंत्र है या मछली बाजार है? सनी साहब, पहले तो आपको मैं साधुवाद दूं, आपने विषय बहुत अच्छा चुना है। लेकिन दुख एक बात का है जो मैं जनता जनार्दन से आपके माध्यम से शेयर कर रही हूँ। वो ये दुख है कि जनता, पूरी जनता भारत की खुद में मोदी है। आप मेरा मंतव्य समझ रहे होंगे मैंने क्या। हाँ। अगर जनता मोदी नहीं होती तो मोदी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनता। हाँ। है ना।
तो इसका क्या तात्पर्य है? इसी तरह जनता जब कांग्रेस हो जाती है तो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह जनता जब तृणमूल कांग्रेस हो जाती है तो वो तृणमूल कांग्रेस होती है। इसी तरह सपा होती है। तो मतलब भेड़ चाल है ना। यानी कि लोकतंत्र ना होकर भीड़ तंत्र के रूप में। लोकतंत्र कभी नहीं है। हाँ। नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद से लोकतंत्र मर चुका है। कोई भी आजादी के बाद तो धीरे धीरे पतन तो होना ही शुरू होता है ना। तो लोकतंत्र हो कहें या प्रजातंत्र कहें या राजतंत्र कहें, पोल्यूशन की तरफ है और भयंकर पोल्यूशन की तरफ है, जिसमें प्रजा खुद में पोल्यूटेड है। क्योंकि यदि प्रजा खुद में पोल्यूटेड नहीं होती तो ना ही चंद्रशेखर सिंह बनते प्राइम मिनिस्टर, ना ही देवेगौड़ा, ना ही आई.के. गुजराल, ना ही मनमोहन सिंह, ना ही आपके प्रधान मोदी। क्योंकि जनता सड़ चुकी है, समाज सड़ चुका है। और इस समाज, सड़े हुए समाज से, आपने एक पिक्चर देखी होगी, समाज को बदल डालो। ऐसी बड़ी बुद्धिजीवी फिल्में आई हैं समाज को जागरूक करने के लिए। तो ऐसी फिल्मों को देखने ये समाज नहीं जाता है। इस समाज को टिकटॉक चाहिए, समाज को सपने चाहिए, दिवा स्वप्न चाहिए। तो समाज सड़ चुका है। तो अगर कांग्रेस ये कहती है कि जिसकी ज्यादा आबादी है तो बहुसंख्यक की तरफ हुआ ना, तो क्या सब कालिदास इसमें हो गए हैं? मतलब जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। अगर ये मामला है तो फिर तथाकथित जो हिंदू हैं, हालांकि मैंने हिंदू की परिभाषा आपको पिछले उसमें बहुत विस्तार से बताई, हिंदू माने चोर। जो कास्ट सेंसस आया है, इसके बाद से जो परिवर्तन हुआ है पॉलिटिक्स में, परिवर्तन इसका दिखने लगा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? दोनों सपनों के सौदागर हैं, दोनों ही, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। दोनों को अपनी अपनी कुर्सी को बचाना है। गरीबी किसको कहते हैं? मैं जानना चाहूंगी लोगों से, किसको गरीबी कहते हैं? 8,000 करोड़ के विमान में चलने वाले को, दिन में 12 बार सूट बदलने वाले को, सोने की तार से कढ़ाई किए वाले सूट को पहनने वाले को, अमेरिका की गोदी में गुलामी करने वाले को, यूके का चाटुकार, कनाडा से दुत्कारा हुआ, चीन से मांस खाया हुआ लद्दाख और अरुणाचल में, किस गरीबी की बात करता है? किस गरीब की बात कर रहा है वो? मेरा पॉइंट आज उनका जो बयान है, अचानक से गरीबी, यानी गरीब सबसे ज्यादा, यानी उनको कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया गया कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। तो यानी कि जिस तरह से जातीय बंटवारा होने लगा है जातीय जनगणना के बाद से, तो कहीं ना कहीं एक मन में डर और वो चीज देख के क्या ये बयान बदले जा रहे हैं? ऐसा है कि कम्युनिज्म ओढ़ने से कम्युनिज्म नहीं आता है ना। वो कम्युनिज्म की परिभाषा में हैव एंड हैव नॉट। एक चीज कम्युनिज्म की मुझे अच्छी लगती है जो उन्होंने लिया है, जाति नाम की तो कोई चीज है नहीं। जाति एक ऐसा खिलौना है, एक ऐसा विष है जिसको अंग्रेजों ने सबसे पहले कॉइन किया था। और उसको अभी जितने ये काले अंग्रेज बैठे हों, वो चाहे राजद सुप्रीमो हो, चाहे जदयू सुप्रीमो हो, चाहे कांग्रेस सुप्रीमो हो, चाहे बीजेपी सुप्रीमो हो, चाहे संघ हो, कोई भी हो, सब भुना रहे हैं। और इनमें से व्यक्तिगत रूप से, धन से तो गरीब नहीं है, लेकिन मानसिकता से इनसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। मानसिक रूप से ये कृपण, विपन्न और भिखारी हैं। नहीं, ये तो नेताओं के ऊपर, जो आपने शब्द कहे, ये तो नेताओं के ऊपर लागू होता है, लेकिन जो जनता वो बड़ी सौम्य है, वो जिसको आपने भेड़ चाल के रूप में देखा, भेड़ को भी बहुत सौम्य माना जाता है। जिधर कोई एक नेतृत्व करने वाला चल पड़ता है, उसी के पीछे वो चल पड़ते हैं। तो उस आम जनता को अब डाइवर्ट किया जा रहा है क्या, कि अगर आप गरीब हैं तो आप मोदी जी के साथ आइए, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, आपने जो बोला, मैं आप ही के वाक्य में आप ही का उत्तर छिपा हुआ है। भेड़ चाल जो मैंने कहा, वो भेड़ सौम्य अगर है तो क्या जनता सौम्य है? भेड़ तो सौम्य है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन जनता सौम्य है क्या? और उस भेड़ को जो चराता है चरवाहा, गडेरिया, वो एक सफल गडेरिया है, एक सफल गद्दी है जो अपने पशुधन का नाश नहीं करता है ना।
उसके एक विसिल, एक इशारे पे वो चलती हैं। वो दिन भर उनको खाने पीने का मुहैया, दिन भर उनके में जीता है। यहाँ पे मैम आपने बहुत बड़ी मौजूद बात कही कि जो चरवाहा होता है, भेड़ चाल से अगर हम उदाहरण लें आज की वर्तमान राजनीति को, तो वो अपनी भेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ कि वो सुबह 6 बजे निकलता है चरवाहा, अपना पोटली में लिट्टी चोखा या लिट्टी नून प्याज लेकर के और मट्ठा, और वो शाम को 7 बजे 8 बजे घर पहुंचता है। उन्हीं के बीच में रहता है, उन्हीं के बीच में वो चरवाहा रहता है। तो वो नेता है जो 8,000 करोड़ के विमान में आता है। वो लालू यादव हो या कोई भी हो, ये लोग तो हेलीकॉप्टर में आते हैं। अभी आज के संदर्भ में आप नॉर्मल ट्रेन में 3rd क्लास में या पैसेंजर में चलें, ये तो एक दिखावा है, वही अरविंद केजरीवाल की तरह से ना, कि सेंट्रो में चलेंगे, लेकिन उनका बंगला इस समय अरबों का है ना। और केजरीवाल की खांसी गायब होगी, इतनी चर्बी चढ़ गई है कि काला रंग चमक रहा है उनका। ऐसे तो हमारे आप के नेता और मिनिस्टर मंत्री लोग हैं, और उसको जनता सिर माथे पे ली है। तो ये जनता 100 में नहीं है, भेड़ से तो तुलना करने लायक भी नहीं है। तो इसे कितना राजनीतिक समीकरण बदलेगा? और 2024 का इलेक्शन सर पर है। अभी कर्नाटक में भी लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, वहां का भी कभी भी आ सकता है। सिर्फ रक्तपात होगा। पहले तो मैं एक आपसे निवेदन करूंगी, अगर आप उसको साझा करें और उसको बिना एडिट किए हुए आप उसको दिखा सकें तो मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद। जाति माने क्या होता है शिव सैनी जी? जाति माने होता है जायते इति जाति, ठीक है, जिससे कोई चीज उत्पन्न हो। तो उत्पन्न किससे होती है? नर और मादा से, है ना, मेल एंड फीमेल से। तो मेल और फीमेल ही जाति होती है। जाति क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण ये सब होती ही नहीं, हो भी नहीं सकती। जायते, अब शब्द का अर्थ भी तो समझे ना, शब्द का अर्थ ही जाति माने जायते। और कास्ट इंग्लिश शब्द है, कास्ट माने होता है आप किसी को फिक्स कर रहे हैं, जाति को आप फिक्स नहीं कर सकते, या तो वो नर है या मादा है। ये तो मैम नेचुरल वे में हो गया जो आपने कहा, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन और इसमें शाश्वत सत्य ये भी है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। द्विज माने तिलकधारी पंडित नहीं, द्वितीय हो जाते, दोबारा अपने कर्मानुसार जो अपने भविष्य को अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करता है, वो 3 ही होगा। तो आज तो आप देखें तो आपको सब जगह ब्राह्मण भी आपको वैश्य कर्म दिल, तो ब्राह्मण नाम का कोई जाति नहीं है। आप भी, मैं भी, और मोदी भी, और दुनिया का हर जीव, वो सब शूद्र हैं 7 वर्ष तक, जिसका पालन पोषण किया जाए, क्योंकि वो आश्रित होता है, रोता है, रोद्यते करके वो उसकी पूरी परिभाषा है संस्कृत में, क्योंकि मैं वेद स्कॉलर भी हूँ, इसलिए मुझे वेद पर गहन अध्ययन है, मास्टरी भी है मेरी। तो कौन होता है 7 वर्ष तक का बच्चा होता है, उसका आप रक्षण पोषण करते हैं, लेकिन एक अवस्था आने के बाद में आप उसको कर्म क्षेत्र में धकेलते हैं कि अब चलो जाओ। इसका जो राजनीति में जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ने वाला है? रक्तपात, सिर्फ रक्तपात, भयंकर रक्तपात की तरफ समाज है। और भाजपा तो भाई, भाजपा का चरित्र और आरएसएस का चरित्र जगत विदित है। हत्या, दंगा और देश विरोधी गतिविधियां, देश को बेचना, इन सब में ही संलिप्त यही इनका सर्टिफिकेशन है। अमेरिका इंग्लैंड की गोद में खेलने वाले ये संगठन है, उसी से द्वारा पल्लवित पोषित है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से स्टालिन का और माओ का कम्युनिज्म जो भारत में आया, उसने भी सिर्फ हत्याओं का एक सिलसिलेवार, आप चंद्रशेखर की हत्या बिहार में देखिए ना, माओवादियों ने ही मारा उनको, गैर माओवादी ने नहीं मारा उनको। तो ये हत्याओं का सिलसिला, ये सारी पाश्चात्य देन है भारत में। आप फिर कहेंगे कि भारत में ऐसा होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है, मैं मानूंगी होता रहा है, लेकिन कुछ चीजों का मर्यादा जरूर चिन्हित रही है। अब सब मर्यादाएं शिथिल हो गई हैं, सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं शिथिल हो गई। हम सिर्फ रक्तपात की, क्योंकि अगर वो बहुसंख्यक ओबीसी या SC ST की बात कर रहे हैं, है ना,
तो आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं मारो। आप भी तो आप नेतृत्व, आप चरवाहे नहीं रह गए, गडेरिया नहीं रह गए जो आप भेड़ को चला रहे हैं। आप इनमें से कोई भी नेतृत्व नहीं। तरह से ये बहुसंख्यक की राजनीति जो शुरू हो गई, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो घातक लग रही है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, रक्तपात की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। इसका पार्ट तो मोदी हिंदू में लड़ाया ना। जब वो 2014 में आए, उन्होंने कहा हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हिंदू का चाहिए। ठीक है, सारा फुल सपोर्ट इनको मिला। इतना बड़ा बहुमत कभी आया नहीं था। उसके बाद इन्होंने भर में भी सब भर, जाति में भी सब जाति, जो वो इंजीनियरिंग तथा कुछ ऐसे मूर्ख पत्रकार, अपने को बहुत बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग लेके जो आए मोदी, ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। तो यहीं से बंटवारा यहीं से शुरू हुआ। ये तो सोशल रक्तपात है और विभाजन है, विखंडन है। इसको इंजीनियरिंग माने आप जोड़िए, आप कोई निर्माण करके दीजिए, उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे मूर्ख पत्रकार, और बहुत बड़े बड़े, मैं नाम भी ले सकती हूँ, रवीश कुमार हुए, एक अभय दुबे है, दुनिया मतलब क्या क्या इन सबों का दिमाग, ब्रजेश वशिष्ठ है, इस सब दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं। शब्दों का इस्तेमाल सार्थक रूप में नहीं कर पाते। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि आप क्या दे रहे हैं इंजीनियरिंग में इसका, और उसको आप ये कहें कि उससे लड़ाना, इसको इंजीनियरिंग कहेंगे कि इसको डिवाइड एंड रूल कहेंगे, डिवीजन विद इन डिवीजन कर रहे हैं, ये है। उसको सोशल इंजीनियरिंग करके मजाक नहीं उड़ाए ना भाषा का भी। जैसी प्रजा है वैसा ही राजा है, और जैसा राजा है वैसी ही प्रजा है। दोनों पर एक दूसरे, तो दोनों ने जो अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार जो अपना बीज बोया है ना, उसको काटेगा कौन? शिवसैनी जी। सोशल मीडिया में भी एक बहुत ज्यादा तेजी से कन्वर्सेशन आपस में हो रहा है, संवाद हो रहा है कि अभी तक तो इन लोगों को तकलीफ नहीं थी जब ये राज कर रहे थे। 15% होने के बाद भी बहुसंख्यक पे राज कर रहे थे और उनको उनका हक नहीं देना चाह रहे थे। खास करके अगर हम बात करें नौकरियों में, तो अभी वाकई में नौकरियों में भी बहुसंख्यक का जो अभी तक था, जो जनरल है, उसका अधिकार है बहुसंख्यक स्तर पर। तो इसको लेकर भी बहस शुरू हो गई। देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि जब योग्यता से समझौता होगा, तब भारत, वो राष्ट्र, वो समाज, वो परतंत्र ही और गुलामी की बेड़ियों में हजारों साल तक जकड़ा रहेगा। योग्यता से कभी भी आरक्षण का समझौता नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्रीमी लेयर की है। अब रामविलास पासवान ले, या आप किसी भी बड़े नेता, इवन मैं तो अंबेडकर का भी नाम लेती हूँ, सभी को लेती हूँ, क्या जरूरत थी इन लोगों को ब्राह्मण लड़कियों से शादी करने की? अपनी जाति में करना चाहिए था। उत्थान करना है तो सबसे पहले दिया अपने घर में जलाना चाहिए। सबसे पहले अपने घर में दिया नहीं जला के आप बाहर से ला रहे हैं, तो ये आपकी हीन भावना को प्रदर्शित करता है कि आप स्वयं अपनी हीन भावना से उभर के नहीं आए। और आज के समाज में, इस वर्तमान काल में, आज का जो दौर है, इसमें कहीं कोई छुआछूत और ये सब का भेद ही नहीं है शिव जी, मैं मानती ही नहीं। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक मतलब आप पूर्ण असत्य है, जिसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने पहले से आपको बोला, समाज हमेशा से हैव और हैव नॉट्स के बीच में ही झूलता रहा है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई तुलसीदास जी बहुत बढ़िया कह गए हैं। तो जो समाज में जो विभीषिका है, वो तथाकथित नेतृत्व विहीन समाज की वजह से है। इसके लिए समाज जिम्मेदार है। समाज इससे हाथ झाड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि समाज जिम्मेदार नहीं होता। समाज जिम्मेदार नहीं होता तो 2080 के बाद से जो नेतृत्व आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यवसायी नेतृत्व आ रहा है, जो देश की सौदेबाजी कर रहा है, देश के संसाधनों की, देश के 1980 के बाद से जी माना जा रहा है कि अपने यहाँ पे जो स्थिति है, 32 रुपए प्रतिदिन लोग जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हैं। 10 रुपए पे भी नहीं। आप आइए ना, मैंने कहा ना, चरवाहा अपनी भेड़ के साथ दिन भर रहता है। मैं बहुत
बहुत निचले तबके के साथ उनके बीच में रात दिन रहती हूँ और उनके घर में एक उन्हीं का मेंबर बन के रहती हूँ। अभी मैं नेपाल प्रवास से आ रही हूँ। जो नेपाली आपके यहाँ आकर के कार्य करते हैं ना, जिनको हे दृष्टि से आप देखते हैं, मैं उनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार देकर जो सम्मान और आतिथ्य नेपाल में पाया है वो मुझे भारत के किसी भूभाग के किसी कोने में असंभव, क्योंकि मेरे से ज्यादा यात्रा करने वाला तो फिर हुवेन सॉन्ग भी नहीं होगा। मैं हमेशा यात्रा पे रहती हूँ और सुदूर इलाकों में भारत के कोने कोने का चप्पा जानती हूँ। यहाँ से लेके आपके लाहौल स्पीति, लद्दाख, इधर नॉर्थ ईस्ट, कोई इलाका मैं नहीं छोड़ती हूँ। अगरतला के ऐसे रिमोट त्रिपुरा के इलाके में जाती हूँ जहाँ पर पत्रकार, तथाकथित पत्रकार ये कहते हैं कि वहां मार दिए जाएंगे। मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा। इस जातीय जनगणना का फायदा सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अपोजिशन भी बिल्कुल फुल फ्रेम में उठाने के लिए तैयार है। शुरुआत उसी ने की, शुरुआत ही उन्होंने की और चाल इसने अभी चली है। आप देखिए, हमने कहा रक्तपात की तरफ, हम विभीष बहुत ही घृणित रक्तपात की तरफ समाज जा चुका है और इससे कोई भी अछूता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीज पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं बोए हैं। ये सरकार खुल के नंगी है और इसका चरित्र तो नंगा पहले से सबको पता था। क्या भारत का समाज ये नहीं जानता था कि भाजपा नाम का जो जन्म है वो सन 73 का है, 1973 का? उससे पहले ये जनसंघ हुआ करती थी, उससे पहले ये आरएसएस है। आरएसएस इनका वो थिंक टैंक है। आरएसएस ने कब साथ दिया है? आरएसएस ने लिख के दिया था, क्वीन विक्टोरिया हमारी महारानी, हम इनके खिलाफ कोई भी जो काम करेगा वो आतंकवादी कहा जाएगा। मतलब वो आरएसएस के कथनानुसार महात्मा गांधी हो, नेहरू हो या जितने भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने। मैम, जो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आज जो कहने का उन्होंने प्रयास किया इनडायरेक्टली कि जो गरीब हैं, सबसे ज्यादा गरीब हैं और वही जाति है, सबसे ज्यादा जो बड़ी जाति है वो गरीबी की है, तो कहीं ना कहीं जो संख्या बल देखकर वो अपने ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है कि गरीबी उनको, मैंने कहा तो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से उतर करके रैली करने वाले को गरीबी का भाषण देना, गरीबी का मजाक उड़ाना है। और पहले तो अगर ये है तो पहले जितने गुजरात के भागे हुए ये मोदी, मेहुल चौकसी, अंबानी, अडानी, सबको पहले जेल में ठोके ना, क्योंकि इन्हीं के तो 68 लाख करोड़ तो मिनिमम, इससे ऊपर का सबको वेव किया है। बैंक हमारी एक स्थिति ये आ गई थी कि पीएनबी हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बड़ौदा बैंक हो, एसबीआई हो, ये सब खत्म होने की कगार पे थे। जिससे वसूली उसी के लिए है, क्योंकि माफी की गई है उन 40 धन पशुओं को और वसूली जनता से हो रही है। ये जनता को समझ ही नहीं आता है। सोशल मीडिया में क्वेश्चन और बहुत तेजी से तैर रहा है कि मोदी जी तो पिछड़े हैं जी, और पिछड़ी ये तो डंका बजा के कहे मैं तो पिछड़ा हूँ, मेरी माँ बर्तन मारती थी, कुछ काले ऐसी हो रहे थे ना। तो पिछड़ी जो आबादी है वो 90% है। अब 90% के साथ ये खड़े ना होके ये 10% के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, जो क्वेश्चन तैर रहा है। और 10% कौन है कि यानी जिनके पास पूरे जो देश का इकोनॉमी वो उन्हीं के पास है। अब वो 10% नहीं है, वो सिर्फ 1% भी नहीं, 40 ही लोग तो हैं। आप नाम गिन लीजिए ना, अंबानी, अडानी, मोदी। और सरकार किसकी कठपुतली है ये देखा जाएगा, 10% नहीं गिना जा सकता। अब कानपुर में, लखनऊ में बैठा हुआ कोई उद्योगपति है, उसके इशारे पे मोदी नहीं चलते। मोदी जी ने जितना भारत की जनता से डकैती की है वो अडानी में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मोदी जी जो ओबीसी है अब वो गरीबी की ओर बढ़ गया है कि मोदी जी ना ओबीसी थे। मोदी जी का धर्म जो है सिर्फ तिजारत है। तिजारत माने व्यवसाय, सिर्फ व्यवसाय है। और उन्होंने, अगर आपको याद हो, फिक्की का जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो फिक्की और वहाँ की जो जैसे व्यावसायिक समुदाय की एक जो वो होती संगोष्ठी बैठक होती है, वहाँ के कॉन्क्लेव में उसमें इन्होंने
वो आप भाषण देखिए ना, अगर आपके पास नहीं तो मैं दे दूंगी, वो लाइव वीडियो है, वो आर्काइव में है और वो आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। उसमें स्पष्ट कहा है, मैं पहले गुजराती हूँ और व्यवसायी हूँ। ये एक मुख्यमंत्री का वक्तव्य है। इसी तरह जब शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने वहां पे साबरमती के किनारे झूला झुलाया है, तो दिल्ली राजधानी है कि साबरमती राजधानी है? बहुत बड़ी बात कही है कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इनसे दिल्ली दूर थी। जब दिल्ली दूर थी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली है, उसको ना घुमा के, उसको ना दिखा के, वो सिर्फ अपना ही दायरा दिखा रहे थे कि यहाँ से ही आपका भला हो सकता है, वहां से ही संबंध बनाने के प्रयास कर रहे थे। इस वजह से आपने जो कहा है कि ये सबसे पहले व्यवसायी है, जो उन्होंने बोला है वो कहीं न कहीं साबित जरूर। और चाणक्य कहता है कि यदि राजा व्यवसायी है तो उसका बलपूर्वक उसको अपदस्थ करके उसका वध कर दो, ये चाणक्य कहता है। कौन ऐसा हिंदू है, सनातनी है जो मेरे वाक्य को जुटला दे? कोई माइकल लाल है तो बोले। को क्या लग रहा है इस बीच आगामी 3-4 महीने 6 महीने में जो राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है? मैंने आपको बोला, हम ऐसे रक्तपात की तरफ अग्रसर हो चुके हैं जो इतना भयावह जो विभीषिका है, वो तो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी नहीं आपको दिखेगी, वो रक्तपात होने वाला है। आप जो मैम कह रहे हैं लगातार कि हम रक्तपात की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे आपको लग रहा है कि हम रक्तपात की ओर बढ़ रहे हैं? कैसे हम इसको आम जन को समझा सकते हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो? जो विपक्ष है या पक्ष है, दोनों ही कालिदास के मुद्रा में बैठे हुए हैं और समाज आंख मूंद के वही है कि तो ओबीसी का खेल चला, जो गड्ढा मोदी ने दूसरों के लिए खोदा, उस गड्ढे में वो खुद गिर गए हैं और जो दूसरे विपक्ष हैं वो भी गिरे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि अब जब ये ओबीसी में ओबीसी, एससी एसटी में भी एससी एसटी ये चलेगा, तो कोई क्यों विपक्ष के नेता था कथित नेता को अपना नेता मानेगा? मुझे बताइए, आप क्यों मानेगा? एक उदाहरण के तौर, मैं पासी समाज की नेत्री हूँ और सशक्त नेत्री हूँ, तो मैं मोदी हूँ चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी, उनको अपना नेता क्यों मानूंगी जब मैं जानती हूँ कि मेरे पास संख्या बल इतना और मैं ले लूंगी? हम संहार की तरफ हैं, हम सृष्टि की तरफ नहीं है, हम संहार की तरफ हैं, हम संरचना की तरफ नहीं है, हम रचना को विनष्ट करने की तरफ है। आज एक उपभोक्ता श्रृंखला का एक सामान हो गया जिसकी बिक्री हो रही है, जो कंसेंसस हो रहा है, जाति जनगणना हो रही है, ये जाति खरीदी बेची जा रही है, उपभोक्ता समाज हो गया है और जो उसका आका है जो बनिया बैठा है वो उसको जैसे चाह रहा है वैसे खरीद रहा है, जैसे चाह रहा है वैसे बेच रहा है। जो आज जिसको अब बहुसंख्यक माना जा रहा है उसके साथ कहीं न कहीं क्या गलत हुआ है आपकी नजर में? देखिए, गलत जब भी कुछ भी होता है और यदि व्यक्ति विरोध नहीं करता है, वो व्यक्ति, वो परिवार, वो समाज, तो वो व्यक्ति, वो परिवार और वो समाज आगे भविष्य के लिए पहले ही नींव बो देता है अपने साथ की गई अत्याचार को वो करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप गलत का साथ मत दो। दूसरा, जो बाहुबली है वो बाहुबल से विरोध कर सकता है, जो लेखक है वो अपनी लेखनी से, लेकिन करो। विरोध हमेशा रचनात्मक होना चाहिए। जो बीत गया है उसको आप बदल सकते हैं क्या? ये मेरा मूल प्रश्न है। मेरा ये लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। एक लम्हा जो आप खता कर जाते हैं ना, तो उस मतलब बीज बो गए ना, उस बीज का जो वो फल तैयार होगा, देखे उसको कौन भोगेगा? ताही बिसार के आगे की सुधले वर्तमान सवार लो। समाज यदि आज का वर्तमान नहीं संवार पाएगा तो वो मूर्ख कभी विपक्ष की बहुसंख्यक जनगणना में दोहन होता रहेगा और कभी पक्ष के तथाकथित गरीबी के ढोल में अपने को गुम करता रहेगा। इसलिए दोनों तरफ खाई है, एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है। उसको मध्यम मार्ग लेना है, इंदिरा गांधी की तरह नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लेना है, अपने में से नेतृत्व पैदा करे वो, और नहीं कर सकता तो मरने के लिए तैयार रहे।